This conference will now be recorded. हाँ जी जनाब। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है इंडस्ट्री कंपटीशन। इंडस्ट्री कंपटीशन। इंडस्ट्री कंपटीशन का मतलब ये है कि इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हमें compete करना पड़ता है। तो कहते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कंपनी के अंदर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कहता है कंपटीशन के एनालिसिस का हमें क्या फायदा होगा। कहता है सबसे पहले तो आपको पता चल जाएगा कि कंपटीशन है किस लेवल का, स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन। मतलब कंपटीशन का एनालिसिस या उसको स्टडी करने से हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट में किस टाइप का कंपटीशन चल रहा है। और उसके बाद कि जो कंपटीशन है वो वीक है या स्ट्रांग है, या कंपटीशन आपके मुकाबले में या आपको वीक करेगा या स्ट्रांग करेगा, या कंपटीशन में ऐसी कौन सी चीज होनी चाहिए कि जो कम आपको दूसरे के मुकाबले में स्ट्रांग या वीक कर सकता है। तो कहते हैं उसके एनालिसिस से ये भी अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स द कंपटीशन वीक या स्ट्रांग, व्हाट मेक्स द कंपटीशन वीक और स्ट्रांग। क्लियर होगी बात। कहता है कि किसी भी मार्केट के अंदर अगर आपने compete करना है या अगर आपने उसके अंदर एंटर होना है, तो सबसे पहले उस मार्केट का स्ट्रक्चर जज करें, उस मार्केट में नेचर ऑफ कंपटीशन चेक करें और अपने कंपेटिटर की अंडरस्टैंडिंग लें, मॉनिटर करें अपने मेजर कंपेटिटर्स को, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने किस टाइप का कंपटीशन में जा रहे हो। कहता है कि कंपटीशन से होता क्या है। कंपटीशन से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है। जाहिर सी बात है, जहां पर स्ट्रांग कंपटीशन होगा वहां पर प्रॉफिट कम होता है, जहां पर कम कंपटीशन होता है वहां पर प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो कहता है किसी भी कंपनी में या किसी भी मार्केट में एंटर होने से पहले उसके वहां के कंपटीशन का एनालिसिस करना जरूरी है। या अगर आप ऑलरेडी वहां पर हो ऑलरेडी, फिर भी आपको मार्केट के कंपटीशन का पता हर वक्त रहना चाहिए। तो इस कंपटीशन को या इस कंपटीशन के एनालिसिस को पोर्टर ने 5 फोर्सेस मॉडल का नाम दिया। कहता है जनाब 5 किस्म की ताकतें हैं जिसके साथ आपको compete करना पड़ता है, या ऐसी चीजें हैं जो कि आपके प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर सकती हैं। वो 5 किस्म की ताकतें या 5 किस्म की चीजें कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहले है थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट्स, थ्रेट्स फ्रॉम
पोटेंशियल एंट्रेंट्स। वो कहते हैं कि जनाब पोटेंशियल का मतलब होता है न्यू, इन फ्यूचर। एंट्रेंस का मतलब है कि नए लोग आपके बिजनेस में आ सकते हैं। नए लोगों का डर मतलब यह है कि आप एक काम कर रहे हो, धड़ाधड़ लोग वो काम, वही वाला काम करना शुरू कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है जो कस्टमर है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, कस्टमर की बारगेनिंग पावर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वो एक डर है, एक इससे भी आपको कैसे compete करना चाहिए या किस तरह से मार्केट में जाए जहां पर एंट्रेंस के ऊपर कोई बैरियर होना चाहिए। कहता है नए लोगों जो आपकी मार्केट में आते हैं उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के चांसेस होते हैं। दूसरा होता है थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। थ्रेट्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट या सर्विसेज। मतलब जिस टाइप की आप मार्केट में बैठे हो उसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ जाता है तो लोग शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे अगर वही क्वालिटी चीजें उस तरह से में मौजूद है। जैसे कोका कोला और पेप्सी की एग्जांपल ले लें कि पहले अगर कोका कोला थी, जब पेप्सी आ गई तो लोगों को शिफ्ट हो गया पेप्सी की तरफ, तो प्रॉफिटेबिलिटी कोका कोला की ऑब्वियसली कम हो जानी है। बिल्कुल ऐसा है कि वो कहते हैं कि जनाब एक बंदा पहले सेल करता है इलेक्ट्रिसिटी हीटर, और इलेक्ट्रिसिटी हीटर के मुकाबले में एक गैस वाली हीटर भी आ गया, एलपीजी भी आ गई। तो कहते हैं कि जिस मार्केट में या जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो अगर उसका सब्स्टिट्यूट आता है तो वो भी एक उसकी वजह से भी एक चीजें हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तीसरे नंबर पर है द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। लो मेरे भाई इसका क्या मतलब बनता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। कहते हैं भाई जिनसे चीजें हम खरीदते हैं अगर वो मार्केट के अंदर कम लोग हैं, चीजें कम लोगों के पास मौजूद हैं, तो वो अपनी मर्जी का रेट लगाएंगे। बार्गेनिंग पावर का मतलब है सप्लायर की ताकत ज्यादा है। जिस चीज से हम चीज खरीदते हैं या तो वो जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं वो प्रोडक्ट मार्केट में कम मिलती है या नंबर ऑफ सप्लायर ही कम है, तो इससे भी क्या होता है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने का खतरा होता है क्योंकि वो कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा हमें पड़ेगी, उनके सप्लायर के दरमियान तो कंपटीशन ही नहीं होगा। चौथे नंबर पर होता है जनाब द बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर ये क्या चीज होती है जनाब। कहते हैं जनाब अगर मार्केट में हमारी प्रोडक्ट ढेर सारे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो कस्टमर के पास तो चॉइस है, वो किसी से भी चीज ले लेगा, हमारे दरमियान कंपटीशन होगा, कस्टमर फायदे में रहेगा। दूसरा हमारी जैसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट कस्टमर को अवेलेबल है तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर मतलब कस्टमर की ताकत बढ़ गई, वो नखरे दिखाएगा हमें कि भाई अगर आप चीज सही कीमत पे नहीं दोगे, कम कीमत पर नहीं दोगे तो ठीक है ना दो, मैं साथ वाले से ले लेता हूं। तो ये भी एक डर होता है, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, इससे भी हमें लो प्राइस मजबूरन देनी पड़ती है। और एंड में है कंपेटिटिव राइवलरी। कंपेटिटिव राइवलरी विद इन द इंडस्ट्री। कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि सेम नेचर वाली इंडस्ट्री आपस में कंपटीशन लगा देते हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, ज्यादा कस्टमर को कैप्चर करने के लिए कीमत कम करना शुरू कर देते हैं, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करना शुरू कर देते हैं जिससे कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। तो कहते हैं जनाब इस तरह से ये पांच ऐसी ताकतें हैं जिससे कंपटीशन करना पड़ सकता है, जो मार्केट के अंदर इन चीजों का सामना करना पड़ सकता है।
तो जरा अपनी अपनी बुक निकालें, मैं आपको किताब से वो चीजें हाईलाइट भी करवाता जाता हूँ और वहां से हम पढ़कर उसको एक्सप्लेन करते जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये साथ साथ ही आपका इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। तो लिखने वाला टाइम हमारा सेव हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग आपने लाजमी ले लेनी है। हाँ जी जनाब, निकालें जरा अपनी अपनी बुक निकालें। जी जनाब, हाँ जी बुक सामने आ गई है आपके। तो यहां से आए, थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट। जी मेरे भाई, कहते हैं जनाब ये आपको जो थ्रेट होता है नए लोगों के आने का, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी ये लफ्ज आएगा ना पोटेंशियल, इसका मतलब है इन फ्यूचर, इन फ्यूचर में नए लोग एंटर हो रहे हैं, होने के चांसेस हैं, हो नहीं। वो ऐसा क्यों होता है, ये क्या वजह होती है नए लोग आने के चांसेस होते हैं? वो कहता है कि नए लोग ना अट्रैक्ट होते हैं कि जनाब भाई ये लोग इस चीज से पैसा कमा रहे हैं, हम भी कमाएं। नए लोग किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं कि जनाब ये लोग पैसा कमा रहे हैं, हम भी कमाएं। जैसे आप लोग फ्रीलांसिंग का आजकल एक बुखार चढ़ा हुआ है लोगों को, हर बंदा कहता है यार वो फ्रीलांसिंग लेकर $10 कमा रहा है, $50, $100, तो हर बंदे का दिल करता है जी फ्रीलांसिंग की जाए। अब जहरी सी बात है, जो ओवरऑल क्लाइंट है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा जैसे नए फ्रीलांसर आएंगे। वो कहता है कि जो एग्जिस्टिंग लोग, एग्जिस्टिंग कंपेटिटर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ना, वो चीज नए बंदे को अट्रैक्ट करती है और उसका भी दिल करता है कि इतना प्रॉफिट अर्न किया जाए। या वो खुद हाई प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जब उन्हें लगता है कि अच्छा इस मार्केट के अंदर लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम भी जाकर इस मार्केट में प्रॉफिट कमाएं। तो पहली वजह ये होती है कि आपको प्रॉफिट अट्रैक्ट करता है एग्जिस्टिंग कंपेटिटर का, प्रॉफिट का अट्रैक्ट करता है नए लोगों को एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स का। ओके होगी बात? फिर हमारा प्रॉफिट क्यों कम होता है? कहता है जब नया बंदा आता है ना मार्केट के अंदर, तो जहरी सी बात है वो चाहता है कि मार्केट का कुछ शेयर वो भी ले जाए। मार्केट का शेयर का मतलब सुन लें, मतलब वो भी अपनी प्रोडक्ट्स कुछ सेल कर सके, वो भी अपने कस्टमर्स कुछ ले। जाहिर सी बात है जो कस्टमर पहले चीजें ले रहे हैं उन्हीं में से कुछ लोग कुछ छोड़ के नए बंदे के पास जाएंगे, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी कम होने का चांसेस है। पहली बात, नए बंदे आने को अट्रैक्ट क्या करता है? एग्जिस्टिंग प्रॉफिट या हाई प्रॉफिट। दूसरा, जब वो प्रॉफिट में आता है तो वो ट्राई करेगा कि वो कुछ मार्केट का शेयर वो भी अचीव करे, जिससे दूसरे लोगों के जो ऑलरेडी लोग बैठे हैं उनका प्रॉफिट कम होने के चांसेस हैं। फिर जब वो मार्केट गेन करना चाहता है, मार्केट शेयर हासिल करना चाहता है, मार्केट शेयर मतलब वो अपने कुछ कस्टमर बनाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है उसके पास एक ही चीज है, प्राइस के ऊपर कंप्रोमाइज करेगा। वो कम कीमत देगा, हाई क्वालिटी देगा। तो एक तो जब वो कीमत कम करेगा तो कंपटीशन में आकर आपको भी कीमत कम करनी पड़ेगी। गॉट इट? कहते हैं कुछ मार्केट के अंदर ये जो कॉस्ट ऑफ एंटरिंग है ना, ये बड़ी हाई होती है। मतलब क्या है कि बिजनेस, उस बिजनेस में आने के लिए, उस बिजनेस के में आने के लिए बड़ा पैसा दरकार है, हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए एसेट्स के अंदर, प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी के लिए। तो कहता है जब ऐसी मार्केट होगी ना जहां एंट्रेंस के एंट्रेंस पर बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, तो वहां पर एंट्रेंस के चांसेस कम होते हैं, कि लोग डर से पैसा लगाते ही नहीं है। वो कहते हैं पता नहीं हमारा इतना पैसा लगाएं डूब ही ना जाए, तो वहां पर लो चांसेस ऑफ न्यू एंट्रेंस होती है। तो जिस मार्केट में एंट्री की कॉस्ट लो होती है वहां पर लोग धड़ाधड़, इसमें ज्यादा कंपटीशन होता है, जिसमें कॉस्ट कम होती है। ज्यादा कंपटीशन की वजह से लो प्रॉफिट होता है। बट जहां पर हाई कॉस्ट होती है एंट्री की, वहां पर कंपटीशन कम होता है, तो वहां पर लोग
कर लेते हैं कंप्रोमाइज। वो कहता है कि जनाब होता क्या है कि जो कॉस्ट एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टी फॉर एंटरिंग अ न्यू मार्केट उसे कहते हैं बैरियर टू एंट्री। पेपर में आपके पास अलग से सवाल आ सकता है कि आप बताएं बैरियर टू न्यू एंट्री के लिए किसी भी मार्केट में एंट्री मारने के लिए क्या मसाइल आ सकते हैं। वो कहता है कि अगर बैरियर लो है, मतलब लो कॉस्ट है, मतलब कम फॉर्मेलिटीज हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज कम है, तो वहां पर कंपटीशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। अगर आप पढ़ें तो देख क्या लिखा हुआ है। वो कहता है कि अगर if new entrants are able to come into the market without much difficulty, तो कहता है उनका रिजल्ट की कंपटीशन इन द मार्केट विल बी स्ट्रॉन्ग, देयर विल बी नो अपॉर्चुनिटीज फॉर हाई प्रॉफिट मार्जिन। कहता है जब बैरियर बड़ा लो है, कॉस्ट लो है, फॉर्मेलिटीज लो हैं, तो फिर प्रॉफिट कमाना, हाई प्रॉफिट कमाना भी मुश्किल होता है। तो जब एंट्री हाई हो एंड बैरियर हाई हो, तो इसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उस पर कम प्रेशर होगा, तो वो रिलेटिवली अपनी कॉस्ट कम कट करेंगे और प्राइस कम लो करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज है। अ नंबर ऑफ फैक्टर माइट हेल्प टू क्रिएट हाई बैरियर। मतलब क्या है, कहता है कि ये वो चीजें हैं जिससे आप लोग बैरियर क्रिएट कर सकते हो कि नए लोग कम आए। उनमें सबसे पहली चीज है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये हमने पढ़ा हुआ था, आपको याद होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब है कि हम अपनी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा कर दें, जिससे हमारी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। नया आने वाले बंदे को ये प्रॉब्लम होगा कि उसकी एक तो डिमांड कम होगी, नया नया है, और उसको जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है उसकी हाई हो जाएगी। तो कहता है कि आप अपनी सबसे पहले है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव करें, मैक्सिमम प्रोडक्शन करें विद इन गिवन रिसोर्सेज, तो जिससे आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बहुत लो हो जाएगी और आने वाले बंदे के लिए परेशानी का सबब बनेगी कि भाई इतनी कम कॉस्ट में तो मैं प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। आपको याद होगा मैंने एग्जांपल भी दी थी कि अगर एक बंदा 10 यूनिट बनाता है, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट 1000 है और वेरिएबल कॉस्ट भी 1000 है। दूसरा बंदा 100 यूनिट बनाता है, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट तो 1000 ही रहेगी, लेकिन उसकी वेरिएबल कॉस्ट 10,000 हो जाएगी। क्योंकि अगर 100 रुपए पर यूनिट है तो ये तो चेंज नहीं हुई। तो अब इस 2000 को अगर हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो 200 पर यूनिट हमें कॉस्ट पड़ रही है। अगर ये 10,000 11,000 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट 110 रुपए पड़ रही है। ये क्या है, 10 यूनिट बनाने का खौफ और 100 यूनिट बनाने की वो एक सेटिस्फैक्शन। 110 रुपए पर यूनिट एक बंदे को कॉस्ट पड़ रही है, तो वो 150 में बेचना भी शुरू करेगा तब भी उसे प्रॉफिट है। लेकिन जो 10 यूनिट वाला होगा वो फिर कैसे आएगा यहाँ पे, उसे तो 200 पर यूनिट पहले कॉस्ट पड़ रही है। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले कि आप इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करें। दूसरा कहते हैं कि ऐसा बिजनेस सेलेक्ट करें जहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, यानी ऐसा बिजनेस जिसमें कैपिटल इन्वेस्ट मतलब एसेट्स में, प्रोडक्शन के सेटअप में बड़ी हाई कॉस्ट रिक्वायर्ड है। उसके लिए भी नए लोग नहीं आएंगे फिर, क्योंकि डर होता है ना कि बिजनेस शुरू भी करें, इतना पैसा भी लगाएं और कुछ हो भी ना। तो ये दूसरा, पहला इकोनॉमी ऑफ स्केल, दूसरा हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। दूसरा एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट। कहता है ऐसी मार्केट, ऐसी प्रोडक्शन स्टार्ट करें जिसकी मार्केट थोड़ी हो या जहां पर चीजें कम बिकती हों, मतलब जहां पर आप लोगों ने उसके आउटलेट कम हो, जहां पर उसकी मार्केट ही ना हो, मतलब ना होने के बराबर हो। तो सपोज दैट एक मार्केट है जहां पर 100 यूनिट सेल हो रहे हैं या 100 लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कैपेसिटी ही 100 की हो, या
इजी एक्सेस ना हो डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर या आउटलेट के लिए। कहते हैं देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट चैनल्स। तो जो नया बंदा आएगा उसको कोई चैनल या कोई डिस्ट्रीब्यूशन मिलने के चांसेस ही नहीं है, अगर हैं तो बड़ी हैवी कॉस्ट के ऊपर है। तो बैरियर क्रिएट करने के लिए पहले इकोनॉमी ऑफ स्केल क्रिएट करना चाहिए, फिर हाईवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। नेक्स्ट है जनाब टाइम टू बिकम एस्टेब्लिश्ड। कहता है टाइम लगना चाहिए ब्रांड बनने तक, नाम डेवलप करने तक। कहता है कि ऐसा बिजनेस जहां पर ज्यादा टाइम लगता है ना नाम बनाने में, ऐसा बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन काम किया तीसरे दिन ब्रांड बन गया। कहता है ऐसा बिजनेस पे आपको डर ही रहेगा, रात को नींद ही नहीं आएगी कि कल कोई नया ब्रांड ना आ जाए। कहता है ऐसा होना कि जिसको साल लग जाए ब्रांड डेवलप होते होते, तो उसमें भी नए लोगों के आने के चांसेस कम होते हैं। फिर नो हाउ। कहता है कि बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है वो या तो महंगी हो या बड़ा ही उस पर टाइम टेकिंग हो, मतलब आम इंफॉर्मेशन ना मिल जाए। मतलब जब भी आपने कोई काम शुरू करना है ना, बिजनेस शुरू करना है, अब कुछ ऐसा बिजनेस होता है कि उसके बारे में थोड़ी बहुत नो हाउ हो तो काम शुरू हो जाता है, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं वो इतने कम्प्लेक्स होते हैं कि उनको शुरू करने के लिए बंदे को पहले प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है, प्रॉपर मार्केट विजिट करनी पड़ती है, प्रॉपर अंदर जाकर चीजें देखनी पड़ती हैं। कहता है ऐसा बिजनेस जहां जिसकी या तो हो नो टाइम कंज्यूमिंग हो या फिर इतनी एक्सपेंसिव हो कि नए लोग आने से डर जाएं। स्विचिंग कॉस्ट। कहता है कि ऐसा बिजनेस होना चाहिए कि जहां पर एक सप्लायर को छोड़ के दूसरे सप्लायर पर तक जाने की कॉस्ट ज्यादा हो, या एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे लाइन ऑफ प्रोडक्ट में जाने के लिए कॉस्ट ज्यादा हो। ऐसा होता है ना कि सपोज दैट एक बंदा कहता है 4 पेपर रख लेता हूं, जब थोड़ी सी दिन गुजरते हैं कहता नहीं 3 पेपर ठीक है, फिर 2 कर लेता है और एंड में 1 पेपर देता है। तो ये क्या है, ये आपके पास स्विच करने की ऑप्शन है कि 4 की बजाय 3 कर लो, 3 की बजाय 2 कर लो, या 2 की बजाय 1 कर लो। जैसे आई कैप ने एक दफा रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि आपने मिनिमम 3 पेपर देने हैं, तो कितना बुखार हुआ था लोगों को। स्विच करने की ऑप्शन खत्म कर दी थी कि 3 से कम हो ही नहीं सकते। तो फिर लोगों के लिए मजबूरी थी कि वो तीनों के ऊपर मेहनत करते थे, तीनों को जहां पर ना ये ना हो कि बंदा बिजनेस शुरू करता है और उसके दिमाग में अच्छा यार ना मजा आया ना तो मैं इधर चला जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा। तो कहते हैं ऐसी बिजनेस को सिलेक्ट करें जिसमें एक प्रोडक्ट लाइन से दूसरी प्रोडक्ट लाइन में हैवी कॉस्ट आए, ये बिजनेस शुरू करके उसको खत्म करना एक मुश्किल हो जाए, तो फिर भी लोग कम एंटर होंगे। एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट रेगुलेशन। वो कहता है कि जनाब आप अपने गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को कहता है ग्रांटिंग द राइट्स, या वो ही कोई लॉ एंड रेगुलेशन पास कर देते हैं, लाइसेंस कुछ लोगों को देती है ज्यादा लोगों को नहीं देती। तो कहते हैं लॉ एंड रेगुलेशन भी एक तरह से ऐसे जिसका लाइसेंस लेना, जैसे आपको पता है आजकल गैस का पंप स्टेशन लगाना बड़ा मुश्किल है, वो मिलती नहीं, परमिशन ही नहीं मिलती, फ्यूल पंप का परमिशन नहीं मिलती। तो इसका मतलब है इस तरह का बिजनेस शुरू करें ना, कर कर आके आप अपना वो बिजनेस का परमिट ले लें और बाद में वहां पर एंट्री के चांसेस कम है लोगों के। तो लो मेरे भाई, पहली चीज हमारी हुई कि बैरियर क्रिएट कैसे होता है। पहले तो ये बताएं नए एंट्री से नई एंट्री क्यों होती है, एग्जिस्टिंग कंपेटिटर का प्रॉफिट देखकर या खुद हाई प्रॉफिट देखना चाहते हैं। जब वो आते हैं नई एंट्री में तो सबसे पहले ट्राई टू मेक द शेयर ऑफ द मार्केट, और फॉर दिस पर्पज सीक्वेंस से बनाना है मेरे भाई, सीक्वेंस बनाओ, उस मकसद के लिए वो लो प्राइस करते हैं। कुछ लोगों जिसके बदले में हमारी प्राइस कम हो जाती है। कुछ बिजनेस के अंदर एंट्री की कॉस्ट हाई होती है, वहां पर कंपटीशन कम होता है, प्रॉफिट हाई हो सकता है। कुछ में नए लोगों के एंट्री के जो कॉस्ट है वो कम होती है,
जिसमें कंपटीशन ज्यादा होता है और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा नहीं हो सकता। फिर बैरियर क्रिएट क्या क्या चीज कर सकती है, इकोनॉमी ऑफ स्केल कर सकती है, हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, नो हाउ कर सकती है, टाइम टू बिकम एस्टैब्लिश्ड, ऐसा बिजनेस जिसमें लगता है नाम बनाने में टाइम, स्विचिंग कॉस्ट जिसकी हाई हो गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से, या एक और हमने देखा एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। लो जनाब ये चीज हमारी पहली खत्म हो गई, थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल एंट्री। अब आ जाओ जनाब, सब्स्टिट्यूट अगर आता है तो इसका भी एक थ्रेट होता है। जैसा कि यहां पर अगर आप देखें, डोमेस्टिक हीटिंग सिस्टम इन द कोल्ड क्लाइमेट, कंज्यूमर माइट स्विच फ्रॉम गैस फायर्ड या ऑयल फायर्ड या इलेक्ट्रिसिटी फायर्ड, मतलब उसके पास इतनी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जब ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल हो ना तो आप कॉस्ट ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने कॉस्ट ज्यादा रखी तो वो आपका कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव कर जाएगा। कहते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए लोग एयर, रेल, रोड ट्रांसपोर्ट की सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं फूड और ड्रिंक प्रोडक्ट के लिए कई, यानी कॉफी की जगह लोग टी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोक की जगह पेप्सी ले लेते हैं, स्प्राइट की जगह 7 अप ले लेते हैं। कहता है ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर सब्स्टिट्यूट ज्यादा हूं उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। वो बात समझ लगी है या नींद आ रही है? चलो नींद भी आ रही है तो फिर पढ़ना तो है। चले जनाब, वो कहता है, ये भी एक एग्जांपल देता है। वो कहता है कि जिसमें कुछ थ्रेट्स होते हैं कि वो ओवर द टाइम कम या ज्यादा होते रहते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट खत्म होना शुरू हो जाती हैं, लोग उसे भागना शुरू कर देते हैं, आपकी प्रोडक्ट वापस अपनी असल पोजीशन पे आ जाती है। और कुछ में ऐसा होता है कि नए दिन सब्स्टिट्यूट आते ही रहते हैं। तो इसका मतलब है जो सब्स्टिट्यूट का थ्रेट है ना, ये ऊपर नीचे टाइम टू टाइम होता रहता है। लो जी, तीसरा नंबर हमारे पास आ गया, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। मतलब वो सप्लायर अगर आम सप्लायर है ना तो फिर उसकी कोई पावर नहीं है। हम एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर की तरफ अगर मूव कर सकते हैं कोई इश्यू नहीं, लेकिन अगर सप्लायर ही कम है या एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर तक मूव करने का खर्चा बहुत है, मतलब जैसे फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है। जैसे एक ऑडिट फर्म है, वो एक ऑडिटर से ऑडिट करवाती है, जब दूसरी ऑडिट फर्म से जाएगी तो उसकी बड़ी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो फिर वो अवॉइड करते हैं कि यार उसी से करवाते रहो। कहते हैं कि कुछ इंडस्ट्री के अंदर ना सप्लायर पावरफुल कंसीडर होते हैं। वजह, वो हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। वो कहता है अनेबल टू पास ऑन देयर ऑन कस्टमर्स। कहता है वो कस्टमर्स को वो प्राइस का फायदा नहीं देते, बल्कि कस्टमर को ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, जिससे उस बंदे की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। वो कस्टमर की, मतलब हम चीज महंगी खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है, महंगी खरीदेंगे तो आगे बेचेंगे भी महंगी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के चांसेस होते हैं। कहता है ये क्रिएट कैसे कैसे होती है। कहता है व्हेन देयर आर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ सप्लायर इन द मार्केट। कहता है कि जब ना मार्केट के अंदर लोग ही बड़ा कम है, चीज मिलती बड़ी मुश्किल से है, तो फिर जिससे मिलती है वही सुभान अल्लाह। कहते हैं व्हेन देयर आर नो सब्स्टिट्यूट, जो चीज हम खरीद जिसमें हम डील करते हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो वही चीज है जो एक ही है, उसी को ही हम खरीदेंगे। अभी हमने ना सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू, सप्लायर को दिमाग में रखकर सारी बातें बतानी है, इसके अदर फैक्टर नहीं देखने। फिर वो कहते हैं व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द सप्लायर आर डिफरेंशिएटेड बेटर आर मोर सुटेबल देन द प्रोडक्ट ऑफ राइवल सप्लायर। कहता है अगर आपके सप्लायर की क्वालिटी बहुत अच्छी है और सिग्निफिकेंट हाई है आप उस सप्लायर के कंपेटिटर से, तो फिर भी हम क्वालिटी कंप्रोमाइज भी तो नहीं कर सकते, तो फिर भी सप्लायर जो कहेगा हमें करना पड़ेगा, हमें मुंह मांगी कीमत देनी पड़ेगी। दूसरी कहते हैं व्हेन द सप्लायर प्रोडक्ट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एंड प्रोडक्ट।
कहता है कि जो सप्लायर की प्रोडक्ट है ना, जो हम खरीदने जा रहे हैं, वो हमारी प्रोडक्ट का ना लास्ट पार्ट है। जैसे उसके बगैर हमारी प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होनी, वो फाइनल टच है। तो फिर हमारी मजबूरी होती है कि हमने अब इतनी इन्वेस्टमेंट अपनी प्रोडक्शन के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग पे लगा रहे हैं, तो अब इस चीज को अगर इस चीज को नहीं लगाएंगे तो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होती है। तो कहता है कि अगर ऐसी कोई चीज जो एंड ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इस्तेमाल होती है या प्रोडक्शन के एंड पे इस्तेमाल होने वाली चीज हो, तो उसको भी हैवी कॉस्ट हो सकती है। रॉ मटेरियल तो बार्गेनिंग हो सकता है ना, अब चीज तैयार है, बस थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी है, तो वो फिनिशिंग की जो खर्चा होगा, अगर वो कम सप्लायर हैं उसके, तो वो भी काफी हाई चार्ज कर सकता है। फिर वो कहता है व्हेन एन इंडस्ट्री इज नॉट एन इम्पोर्टेंट कस्टमर फॉर द सप्लायर। कहता है कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर की कोई इज्जत ही नहीं होती उस इंडस्ट्री में। एक इंडस्ट्री बताऊं जहां पर कस्टमर की कोई इज्जत नहीं होती? बताऊं? हमारे गवर्नमेंट के इदारे, लेकिन वो भी एक मार्केट है जो सर्विसेज दे रहे हैं, वहां पर जो सर्विसेज लेने वाले हैं वही बेचारे बेइज्जत हो रहे होते हैं। सर्विसेज देने वाले फिरौन बन के बैठे होते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे, लेकिन सारे एक जैसे नहीं होते। कहते कुछ इंडस्ट्री में कस्टमर की इज्जत ही नहीं होती, तो सप्लायर अपनी मर्जी करता है। फिर वो कहते हैं व्हेन द सप्लायर कुड इजीली इंटीग्रेट फॉरवर्ड एंड एंटर द मार्केट एज कंपेटिटर देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर। कहता है कि जब सप्लायर इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, कि मतलब दो लोग सप्लायर मिल जाएं, मर्ज कर ले, तो वो फिर कस्टमर मजबूरी है कि वो इकट्ठा फिर उधर ही चला जाता है। कहते हैं वो वजह है जिससे सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, जिसके नतीजे में वो हाई प्राइस चार्ज करता है, और हाई जिससे हमारी जो प्रोडक्शन यानी सेल प्राइस है या हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। हाँ जी, नंबर 4 और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ पर वर्ड बायर लिखा हुआ है जगह जगह पे। तो बायर यहाँ पर आपको जहां जहां बायर मिलेगा ना, ये कस्टमर है। वो कहता है कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कभी कभी ज्यादा होती है। जैसे एक ही जगह पर 10 लोग चाय के ढाबा लगाकर बैठ जाते हैं, तो हर ढाबे वाला कहेगा यार मेरे पास वो कस्टमर को सर्विस भी अच्छी देगा, वो जो बायर होगा, आने वाला बंदा जो बायर होगा, उसको कस्टमर ये सर्विस भी अच्छी देगा, और हो सकता है कीमत भी कम कर दे। तो कहते हैं कि जब कस्टमर की पावर ज्यादा हो जाए, मतलब सप्लायर ज्यादा है, कस्टमर कम है, तो फिर सब कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो गई ना बायर की। वो कहता है ऐसा क्यों होता है, ये वजह। कहते हैं व्हेन द वॉल्यूम ऑफ देयर परचेजेस इज हाई रिलेटिव टू द साइज ऑफ द सप्लायर। मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हुई पड़ी है, खरीदने वाले कम है, तो जो वो खरीदार होगा, जो कस्टमर होगा, जो बायर होगा, फिर वो अपनी मर्जी करेगा क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। तो कहते हैं व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ राइवल सप्लायर्स आर लार्जली द सेम। बिल्कुल वही बात आ गई। कहता है कि जब लोगों की चीजें भी हमारी जैसी हैं, तो फिर भी यानी मतलब यह है कि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो कस्टमर कहीं भी मूव कर सकता है, बायर कहीं से भी चीज खरीद सकता है, तो हमें कम कम कीमत कम करनी पड़ेगी। कहते हैं व्हेन द कॉस्ट ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन सप्लायर टू अनदर आर लो। कहता है जब हमारा एक बंदा एक सप्लायर को छोड़ के दूसरे सप्लायर की तरफ जाता है, तो बड़ा फेयरली कम कॉस्ट पे हो जाती है, तो हमें डर रहता है हमारा बायर छोड़ के ना चला जाए। मोस्टली ये वकीलों के क्लाइंट्स, फर्म्स के क्लाइंट्स, ये इनमें डर होता है। अब देखो ना, एक फर्म ऑडिट करवा रही है, तो वो जो ऑडिट एक क्लाइंट को ऑडिट कर रही है, तो उस क्लाइंट की एक पावर होती है। वो कहता है ठीक है, अगर आप सही ऑडिट नहीं करेंगे ना, तो हम किसी और फर्म को हायर कर लेंगे। तो अगर ये दूसरी फर्म में जाने की कॉस्ट कम है, तो इजीली लोग चले जाएंगे, तो हमें डर पैदा हो जाएगा यार हमारा एक क्लाइंट चला जाएगा। फिर उसके बाद कहते हैं व्हेन द कॉस्ट ऑफ परचेज आइटम सिग्निफिकेंटली प्रोपोर्शन टू द बायर्स टोटल कॉस्ट। ये चीज वो कहता है कि जब होता क्या है कि जब हम कोई एक बायर हमसे चीज खरीदने आता है, तो वो मैक्सिमम चीजें वो अपनी कॉस्ट की मैक्सिमम चीजें हमसे खरीद रहा है। मतलब हमारा रेवेन्यू, दूसरे लफ्जों में हमारा रेवेन्यू अपने कस्टमर के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
हमारा रेवेन्यू, हमारा मतलब सिग्निफिकेंट जो बायर है, सिग्निफिकेंट चीजें हमसे खरीद रहा है। फिर हमारा डर होता है कि यार ये हमारा ना थोक का गाहक है, एक तरह का हमारा होल सेल कस्टमर है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। बायर टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है, खरीदार की ज्यादातर जो खर्चा है वो हमसे लिंक कर रहा है। तो हमें फिर ये भी डर होता है कि यार ये बंदा नहीं जाना चाहिए, तो फिर हम कुछ कीमत कम कर देते हैं। मतलब सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि 70% जो रेवेन्यू है वो एक मिस्टर ए से ही जा रहा है, मिस्टर ए से जा रहा है, और मिस्टर ए हमसे चीजें लेता है। 30% हमारे और कस्टमर है, तो मिस्टर ए की 70% जो कॉस्ट है वो हमारा रेवेन्यू है। तो हमें फिर ये टेंशन होती है कि यार ये कहीं ना जाए, तो इसके हम नखरे भी बर्दाश्त करेंगे, हम इसकी कीमत भी कम करने के चांसेस होंगे, क्योंकि हमारा मेजर जो रेवेन्यू का पोर्शन है वो यहां से जाता है। क्लियर होगी बात? फिर वो कहता है कि जनाब when the buyer product is not affected significantly quality, हाँ जी, कहते हैं when the buyer's product is not affected, कहता है जो खरीदार है ना उसको क्वालिटी से कोई सरोकार नहीं, कहता है बस चीज होनी चाहिए जैसे भी हो मिल जाए। कहता है जब वो क्वालिटी कंप्रोमाइज करना शुरू हो जाएगा तो फिर तो वो कीमत की तरफ जाएगा। मतलब जब वो क्वालिटी को कंसीडर नहीं करेगा तो फिर वो कीमत कम करवाएगा। कहता है ये भी एक कस्टमर की बाइंग पावर हो जाती है। कहता नहीं, जैसे हम एक मोबाइल लेने जाते हैं, हम कहते हैं यार बस कैमरा अच्छा होना चाहिए, बस इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस और कीमत कम होनी चाहिए। फिर और ये बात जब हमारा बायर का मतलब कस्टमर हैज फुल इंफॉर्मेशन अबाउट सप्लायर्स एंड प्राइसेस, जब एक कस्टमर को ना सारी इंफॉर्मेशन हो कि कीमतें क्या चल रही हैं मार्केट के अंदर, कहाँ कहाँ से चीज मिल सकती है, तो ये भी उसके पास एक पावर आ गई कि उससे वो कम कीमत चार्ज करवाएगा। एंड लास्ट वन इज कंपेटिटिव राइवलरी। ये तो आपको पता है कि जब इंडस्ट्रीज आपस में कंपटीशन लगा लेती हैं तो वो सबसे मेन काम ही क्या करती हैं, प्राइस कम करती हैं। प्राइस कम होने की सूरत में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो वो उसकी वजह है कि व्हेन द राइवल फर्म आर रफली द सेम साइज एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मतलब हर तरह से सेम है, स्टैंडर्ड भी सेम, साइज भी सेम, तो जब उनके दरमियान में कंपटीशन शुरू हो जाता है ना तो वो सबसे पहले उनकी कीमत ही कम होती है, वो बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस पे देना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहता है कि जब मार्केट के अंदर कंपेटिटर ही बहुत ज्यादा है, पहले ही बड़े लोग बैठे हैं। फिर कहता है कि जब मार्केट की ओवरऑल ग्रोथ स्लो चल रही है, मतलब मार्केट में कस्टमर उस साइड पर आ ही कम रहे हैं, तब भी लोग बैठे हैं, कस्टमर कम है, कस्टमर कम आ रहा है या कम हो रहा है। When the rival firm are largely the same, ये तो वो ऊपर वाली बात होगी। कहता है जब फिक्स्ड कॉस्ट इंडस्ट्री की हाई हो तो सम firms still make some contribution to profit even when they cut prices। कहता है हाई फिक्स्ड कॉस्ट हाई होती जा रही है, जिसकी वजह से एवरेज पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन मजबूरी है कंपटीशन की वजह, राइवल की वजह से, कंपेटिटर की वजह से हमें कम कीमत करनी पड़ रही है। फिर व्हेन सप्लाई कैपेसिटी कैन ओनली बी इंक्रीज इन लार्ज इंक्रीमेंटल अमाउंट, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंडस्ट्री है या इंक्रीजिंग टोटल सप्लाई इन द मार्केट है, कहता है सिर्फ एक ही सूरत में आपकी मार्केट बढ़ सकती है जब आप और ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करो और उसके सोर्स ढूंढो, उसमें खर्चा ज्यादा आएगा, खर्चा ज्यादा आएगा तो आपका प्रॉफिट कम होगा। कहता है दूसरे लफ्जों में कि जब इंडस्ट्री बंद करने की कॉस्ट हाई हो तो ये भी एक अनप्रॉफिटेबल हो जाता है कि वो बंदे लोग कंपनी छोड़ के नहीं जाना चाहते। मतलब आपके कंपेटिटर हैं, नुकसान में जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यार अगर हम कंपनी बंद करेंगे तो हमारे घर के एसेट बिक जाएंगे, तो बेहतर है बैठे रहें। तो वो कंपटीशन रहता है जब किसी मार्केट से निकलना मुश्किल होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, है तो अच्छी एग्जांपल नहीं लेकिन मुजम्मिल भाई के लिए ठीक है। सपोज दैट एक बंदा पीटीआई का है, अब पीटीआई को छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल है कि ये बंदे की सोशल मीडिया के ऊपर तवा लगा देते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग, ये अगर
यानी मैं उन्हें क्या कह सकता हूं, बाबे, अगर बाबों का असर ना होता ना तो कभी भी कोई बंदा पीटीआई को छोड़ने की जुर्रत ना करता। ये तो बाबों के दम दरूद का असर हुआ है। उन्होंने कोई पढ़ शढ़ के फूक शुक मारा है कि जिसकी वजह से लोग इतनी मुश्किल हालात के बावजूद भी पीटीआई को छोड़ रहे हैं। अदरवाइज कोई भी बंदा पीटीआई को ना छोड़े, इसलिए नहीं कि उसे पीटीआई से मोहब्बत है, नहीं, इस डर से कि जब कोई बंदा पीटीआई छोड़ के जाता है उसकी बड़ी कुत्ते वाली होती है। अल्लाह माफ करे। ठीक हो जनाब। लो मेरे भाई, तो ये हमारा था आज का टॉपिक, और आप ये एक समरी है, ये इसको देख लेना, ये समरी काफी हो जाएगी। ठीक है, इस समरी को पढ़ने के बाद आपने ये दो एग्जांपल हल करनी है। ठीक है, ये दो एग्जांपल आपने, ऑनलाइन बिजनेस की एक एग्जांपल है, ऑनलाइन सर्विस देना, और एक लीगल सर्विस है। ठीक है, ऑडिट की सर्विस भी हो सकती है। तो इसमें आपने ये पांचों थ्रेड्स कल कर लेने। ठीक है मेरे भाई, तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।